हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल के सेशन में हमने एंशियंट हिस्ट्री के आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने जाना था कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है। क्योंकि काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों पढ़े भाई एंशियंट हिस्ट्री, क्या काम आएगा हमारे ये। और पढ़ते भी तो उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते। तो कल की क्लास देखकर मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। उसके सारे इंपॉर्टेंस हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हम जानने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। मतलब हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लग रहा है। तो इसके बाद जो आगे एक चैप्टर आएगा, वहां पर मैं बताऊंगी कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें दो तरीके से पता लगता है। एक जिसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कि जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हम उस समय के बारे में सारी जानकारी किससे निकालते हैं? जो भी हमें भौतिक अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, औजार हो गए, नगर हो गए, आभूषण हो गए, अनाज हो गए, ये जो अवशेष मिले, इनसे हमने प्रिडिक्ट किया है इनकी लाइफस्टाइल को, इसके बारे में हमने लिखा है। और फिर आता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब है कि जब लोग लिखना पढ़ना जान चुके थे, और लिखना पढ़ना जान चुके थे, तो वो लिपियों के रूप में आगे तक हमें दिखाई देती है। अब आगे चल के 18 सेंचुरी के आसपास जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करना स्टार्ट करते हैं, तब उन्होंने स्टार्ट किया हमारे इंडिया के एंशियंट, हमारे इंडिया के पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और उन लिटरेरी सोर्सेस का सहारा लिया हमारे इतिहास को लिखने में। ओके, तो वो वहां से चालू होता है हमारे इतिहास का लेखन। और फिर वन बाय वन हमें अलग अलग बोल सकते हैं विचारधारा वाले हिस्टोरियंस या इतिहासकार दिखाई देते हैं, जो भारत के इतिहास को लिखते हैं। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हिस्टोरियंस हैं वो हमें दिखते हैं, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार दिखाई देते हैं, या अन्य इतिहासकार दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको इतना ही जानना है कि वो हिस्टोरियंस कौन कौन से हैं जो इंडिया का हिस्ट्री लिख चुके हैं, और उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पहले किस तरह से लिखा गया, बाद में किस तरह से लिखा गया, और प्रेजेंट डे हिस्ट्री को किस तरह से लिखा जा रहा है, उसमें क्या नई चीजें, क्या नए बदलाव आ रहे हैं। ओके, तो बस इसी के आसपास हमारा ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है। जब आप बुक में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इस चैप्टर में फैक्ट ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा है। आपको नेम्स वगैरह काफी ज्यादा मिल जाएंगे इंडिविजुअल के, बुक्स के। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, मैं बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। जो क्लास में कराएंगे इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इसके बाद आप बुक रीडिंग मारिएगा, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन आप लोग रेगुलर सेशन में बने रहिएगा, तभी आपको इस सीरीज का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बस इसी तरह चैप्टर वाइज चीजों को आगे लेकर जाना है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्लियर है यहां तक की सारी क्लासेस जो भी अभी तक हमारी हुई हैं। हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, यानी कि जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, इसके इतिहासकार कौन रहे हैं। ओके, थोड़ा सा हम जानते हैं। तो यहां पर आपको बता रहा है कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री लिखा तो बाद में गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंशियंट हिस्ट्री में कुछ लिखा हुआ था ही नहीं। हमारा एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो प्राचीन इतिहास है, आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही लेखन कला चालू हो जाती है। यानी कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहीं से हमें पता है कि वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, कि जो मौर्यन एम्पायर था, इस समय भी हमें प्रॉपर इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं बड़े लेवल पर। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ये लोग भी लिखना जानते थे। संस्कृत में अलग से चीजें लिखी जा रही है। वैदिक टाइम पीरियड में भी हमने देखा कि भाई आगे चल के लेटर वैदिक के बाद हमें बहुत सारे वैदिक लिटरेचर दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी में ही इतिहास को लिखा गया, ऑलरेडी इतिहास अपने आप को लिखकर जा चुका था। ओके, तो एंशियंट गया, फिर मिडेवल गया, फिर मॉडर्न आया, जो हम बोलते हैं 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है या 17th सेंचुरी के बाद हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली वहां पर उस हमारे भूले हुए, हमारे उस प्राचीन इतिहास के बारे में लिखी जाएंगी चीजें, उसको दोबारा से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे ना, वो दूर हो चुके थे अपने प्राचीन इतिहास के जानकारी से। ओके, तो वो सारी चीजें हमें 18th सेंचुरी से बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं। तो बस बुक में यही स्टार्टिंग करता है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है
है वो 18वीं शताब्दी में लिखा जा रहा है इन हिस्टोरियंस के द्वारा, और पहले ही हमारा इतिहास अपने आप को लिखकर जा चुका है। ओके, चाहे हम बात करें, हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे एपिक्स मिलते हैं नॉर्थ के, साउथ के। नॉर्थ में हमें दिखाई देते हैं रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बहुत सारे जीवन चरित्र है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हमें प्राचीन इतिहास में मिलती है, जो खुद अपने आप को बताकर जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मॉडर्न डे की बात करूं कि मॉडर्न डे में हिस्ट्री को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, किस तरह से लिखा गया, ओके, तो हमें यहां पर तीन चीजें दिखाई देती है या तीन विचारधारा दिखाई देती है इतिहास को लिखने में। बस इतना ध्यान रख लो कि मॉडर्न डे जो हमारी हिस्ट्री है, इसको लिखने में हमें तीन अलग अलग तरीके की विचारधारा वाले हिस्टोरियंस दिखाई देते हैं। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। पहली जो विचारधारा हमें दिखाई देती है, पहली विचारधारा किसकी होती है? औपनिवेशिक या ब्रिटिश दृष्टि। उनका क्या योगदान था हमारी हिस्ट्री को लिखने में। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में आए तो थे ट्रेड करने के लिए। ब्रिटिश नहीं, इवन बहुत सारे यूरोप के दूसरे दूसरे कंपनीज है। जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, तो हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, पूर्वी देशों की तरफ आगमन हुआ व्यापार करने के लिए। पोर्तुगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इसी में से ब्रिटेन जो देश है, इसकी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, और ट्रेड करते हुए ये इंडिया के छोटे छोटे रीजन्स पर वन बाय वन कॉन्कर करके उसको जीतने लगती है, उसको अपने कंट्रोल में करने लगती है, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। ओके, और कब्जा करने के बाद से धीरे धीरे जब ये हमारे देश में प्रशासन करना चालू करती है, उसी क्रम में इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चालू की, क्योंकि वो अभी हम जानेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा। तो वो जो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, उनके इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को लिखा है, किस विचारधारा के साथ लिखा है, पहले हम उस विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक इस तरह का इतिहास लिख दिया। दूसरा, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और उनका योगदान। जब ब्रिटिश विचारधारा वाले इतिहासकार हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ गलत बोल कर गए, हमें इंफीरियर फील कराने की उन्होंने हर जगह कोशिश की कि भारतीय जो है ये किसी लायक थे ही नहीं, हमारे इतिहास का भी हवाला दिया उन्होंने जगह जगह। तो अब क्या आ जाएंगे? हमारे राष्ट्रवादी तत्व आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना देश में पनप रही थी। तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले आएंगे और भारत का गुणगान करेंगे, और उन्होंने इतनी लहर लगा दी राष्ट्रवादी की कि सब कुछ भारत में था, भारत बिल्कुल सर्वोच्च था, सारी चीजें, अच्छी चीजें भारत में हुई हैं। और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उन हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को वापस से लिखा, ओके, अपनी विचारधारा के साथ। तो वो राष्ट्रवादी विचारधारा या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले हिस्टोरियंस ने किस तरह से इतिहास को लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। अब ये दोनों जो है ना, अतिवाद की ओर जाते हैं, अति की तरफ। वो बिल्कुल बता दे रहा है कि भारत कुछ था ही नहीं, और ये बता रहा है कि भारत ही सब कुछ था, यही सारी अच्छी चीजें हुई हैं। तो हमें एक नई विचारधारा के इतिहासकार दिखाई देते हैं प्रेजेंट डे में, जिसको हम बोलते हैं अराजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर है वो यही बोल रहा है कि हमारा जो भारत का पूरा प्राचीन इतिहास है, इसको लिखने में हमें तीन तरह के इतिहासकारों के योगदान दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश हिस्टोरियंस, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस समय की बात है। फिर हमें राष्ट्रवादी विचारधारा के हिस्टोरियंस दिखाई देते हैं, उन्होंने इतिहास के किन किन बातों पर ज्यादा एक तरह से जोड़ दिया है। और फिर इन दोनों के बीच वाले जो आते हैं, उनकी क्या विचारधारा रही है। तो बस इसी तीन पर हमें काम करना है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ डाउट वाली चीज मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अब एक एक को उठाएंगे और पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो मुश्किल से हाफ एन आवर में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम जानते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण, यानी ब्रिटिश ने इंडिया की हिस्ट्री किस विचारधारा के साथ में लिखी है। आप समझ जाइए कैसे लिखेगा ब्रिटिश, है ना, इंडिया में रूल कर रहा है, तो क्या कुछ अच्छा बताने वाला है? क्या नहीं, अच्छा नहीं बताएगा। तो बस उसने इतिहास को उसी तरीके से लिखा है। जानते हैं ब्रिटिश ने इंडिया का हिस्ट्री कब लिखना चालू किया और किस किस तरह से उसके इतिहास के लिखने में अलग अलग परिवर्तन आए। सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि औपनिवेशिक काल में, यानी जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने भारत के इतिहास पर पहली बार जब गौर करना चालू किया था, कब? 1765 में। और 1765 में पहली बार ब्रिटिश जो है वो भारतीय इतिहास को जानने में रुचि दिखाएंगे। और वो रुचि जो थी, जिस सोच के साथ वो रुचि स्टार्ट की थी उन्होंने, वो रुचि कब तक चलती है? 1857 तक। यानी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, हमें दिखाई देता है 1765 से लेके 1857 तक उन्होंने एक ही सोच के साथ पूरे
भारत के इतिहास की जानकारी इकट्ठी की। क्या सोच थी वो थोड़ा सा जानते हैं। होता क्या है, ये जो ब्रिटिश थे ना, इंडिया में आए तो थे बेसिकली ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब वो इंडिया में ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमें पता लगता है कि इसके पैरेलल बहुत सारी अदर यूरोपीय कंपनीज भी इंडिया में ट्रेड कर रही थी। पोर्टुगीज है, डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है। तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दूसरे जो यूरोपीय कॉम्पिटिटर कंपनीज थी उनको इंडिया से बाहर उठाकर फेंका। तो वन बाय वन ईस्ट इंडिया कंपनी का हम देखते हैं कि भाई 1600 से इसकी एंट्री हो रही है और लगभग लगभग 1600 से लेकर 1760 तक मानकर चलिए, इन्हीं 150 सालों में इसने जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स थे, यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स, उन्हें इंडिया के मार्केट से या तो बाहर कर दिया या तो एक जगह पर उनको चुपचाप से बिठा दिया कि इसके अलावा तुम्हें कोई हरकत नहीं करनी है, यहीं से चुपचाप से तुम अपना ट्रेड करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं व्यापारिक प्रभुत्व भारत में बना चुकी थी, लेकिन अभी इसको और ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। अब और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी, भारतीय राजा महाराजा। तो हमें पता लगता है 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हुई और उसके बाद से जो मुगल एम्पायर है वन बाय वन डिक्लाइन होने लगा और छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए। इधर बंगाल दिखाई दे रहा है, इधर अवध दिखाई दे रहा है, यहाँ हैदराबाद बन जा रहा है। ओके, इधर आ जाओ, मैसूर है, इधर मराठवाड़ा क्षेत्र है। तो ये सब छोटे छोटे राज्यों पे हमें अलग अलग राजा महाराजा रूल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन रीजन से ट्रेड किया करती थी, तो क्योंकि वहां के जो भी रूलर है वो इन पर टैक्स लगाएगी, वो इन पर ड्यूटी लगाएगी और वो इन पर कंट्रोल भी करती थी जब ये कुछ गड़बड़ करते थे, जब वो कुछ करप्शन करने की कोशिश करते थे ट्रेड में। ओके, और इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी भिड़ जाती है किसके साथ, बंगाल के नवाब के साथ। पहली बार 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हमें दिखाई देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो डिसिसिव या फिर निर्णायक बोलते हैं, बंगाल के नवाब के, पूर्व नवाब के साथ वॉर जो हुआ था 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में ना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के पूर्व नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक तीनों को संयुक्त रूप से पराजित किया, बल्कि बंगाल को अपने कंट्रोल में भी ले लिया 1765 के ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। अब आप बोलोगे ये कहानी की क्या जरूरत थी, ये कहानी तो हमें आगे पढ़ना है। सिर्फ हमें यहां पर समझना ये है कि अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो थे उनको भारतीय इतिहास में क्यों रुचि आई। ऐसा तो नहीं होगा कि उनको भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। आपको आता है, मतलब जनरली हम यही सोचते हैं कि भाई जितनी हमें जरूरत है उतना ही हमें, बहुत कम विद्वान पुरुष होते हैं जो बिना जरूरत की जानकारी के लिए पढ़ते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है अचानक से इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, कब, आफ्टर 1765। रीजन क्या है, अब वो इंडिया के एक रीजन में रूल करने वाले हैं, बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया। हालांकि यहां से हमें एक तरह से बोल सकते हैं डुअल गवर्नमेंट दिखाई देती है। उधर मैं ज्यादा डीप में जाऊंगी नहीं क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि भाई जो बंगाल वाला रीजन है, अब ब्रिटिश को यहाँ पर रूल करना था एक तरीके से। अब ब्रिटिश को रूल करना था यानी कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। ठीक है, वहां से जो टैक्स रेवेन्यू मिलता वो ब्रिटिश लेती, बदले में बंगाल वाले रीजन का लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करती, यानी कि वहां पे कानून व्यवस्था बनाकर रखती। तो अब ब्रिटिश के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, एक होता है सिविल लॉज होते हैं। ठीक है, सिविल मतलब जो भी आपके पर्सनल लॉज होते हैं, शादी विवाह उत्तराधिकारी, इन तरीके के मामले। तो ब्रिटिश के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि ये तो अंग्रेज थे ना। अब भारत के जो पर्सनल लॉज थे, हिंदू के अलग चल रहे हैं, मुस्लिम्स के अलग चल रहे हैं। तो ब्रिटिश के सामने प्रॉब्लम आ रहा था कि हम इससे डील कैसे करें, है ना, हम जो सिविल मामले हैं उसको कैसे निपटाएं। तो यहीं से इन्होंने भारत के इतिहास में रुचि जताई कि भाई हिंदुओं के और जो मुस्लिम है इनका जो इतिहास, इनके जो पर्सनल लॉज है, इनको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं इंग्लिश में, ताकि हमें जानकारी और फिर हम जो भी न्याय, क्योंकि भाई किसी रीजन पे रूल कर रहे हो वहां पे विवाद भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको पता होना चाहिए ना। बस यहीं से ये व्यवस्था चालू होती है। तो बस यही लिखा है किताब में, शुरुआत यहीं से होती है कि 1765 में, क्यों 1765, उसका रीजन आपको समझ में आ गया है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, जब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल करना चालू करेंगे, तो 1765 में बंगाल बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया और हाथ में आते ही ब्रिटिश शासकों को भारतीय क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था को करना था। भाई जुडिशियरी सिस्टम पूरे इनके कंट्रोल में आ गया था। तो अब ये न्याय कैसे दे, इनको पता ही नहीं हिंदू के पर्सनल लॉस क्या है, सिविल लॉस क्या है, मुस्लिम्स के सिविल लॉस क्या है, इन्हें पता ही नहीं। तो अब इन्होंने सोचा कि हम हिंदू और मुस्लिम के जो सिविल लॉज हैं इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इस जानकारी के लिए जो उस समय
हमें पता लगता है बंगाल का गवर्नर बनता है। हमें पता लगता है कि 1773 के बाद जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने क्या करा था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनकर आया था, उसने हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉस के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ठीक है, और हमें पता लगता है कि सबसे पहले 1776 में पहला ऐसा भारतीय संस्कृत ग्रंथ बोल सकते हैं जिसका ब्रिटिशर्स ने अनुवाद कराया पूरे के पूरे हिंदू पर्सनल लॉस के लिए, और उसका क्या नाम था, मनुस्मृति। ठीक है, धर्मशास्त्र जिसे हम बोलते हैं, मनुस्मृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बता रखा है व्यक्तिक आचरण के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली जो हिंदू थे या जो मुस्लिम थे, इनके सारे जो भी पर्सनल जो भी व्यवस्था थी, व्यक्तिक आचरण था, सामाजिक व्यवस्था थी, इनके रहन सहन, शादी विवाह, सब तरीकों को जानना चाहते थे। ओके, इसी वजह से हमें पता लगता है कि सबसे पहले 1776 में हिंदू सिविल लॉस को समझने के लिए मनुस्मृति या पहला ऐसा संस्कृति ग्रंथ जिसका अनुवाद करा रही ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कौन होता है, मनुस्मृति। इसका अनुवाद कराया गया, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। अभी इतिहास लिख नहीं रहे, अभी तो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। साथ ही हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य के लिए पंडित और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य के लिए मौलवी को साथ में बिठा दिया। तो अब ब्रिटिशर्स बनकर बैठे हुए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, पॉलिटी से थोड़ा सा कनेक्टेड है, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जिसकी स्थापना कर दी गई 1774 में। अब भाई जज बैठे हुए हैं, लेकिन जज कौन है, ब्रिटिश है, यूरोपियंस है, उनको पता ही नहीं है हिंदू सिविल लॉस के बारे में, मुस्लिम सिविल लॉस के बारे में। तो अभी वो क्या करे, तो अब बोल रहा है कि जब भी हिंदू का मामला आ रहा है तो जज के साथ में किसे बिठाया जा रहा है, जज के साथ में बिठाया जा रहा है पंडित को, जिसे पता है कि किस तरह के पर्सनल लॉस फॉलो होते हैं, शादी विवाह या इस मामले में क्या क्या चीजें हमें फॉलो होती है जो हमारे ग्रंथ पर आधारित है। ठीक है, इसी तरह जब कोई मुस्लिम आ रहा है, उसके सिविल मामले आ रहे हैं, तो यूरोपियन जज के साथ किसे बिठाया जा रहा है, मौलवी को बिठाया जा रहा है, वो बताएगा भी हमारे ये मामले, आप समझ पा रहे हैं। तो यहां से ब्रिटिश जो है वो भारतीय इतिहास के बारे में धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी करते हैं। पहला पॉइंट हमें यहीं से समझ में आया, क्योंकि उनको यहां पर जो भी जुडिशरी वो उनके कंट्रोल में आए, और न्याय व्यवस्था के लिए उनके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन केवल यही रीजन नहीं था, एक और चीज हमें दिखाई दे रही थी, क्रिश्चियन मिशनरी है ना। बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक अकेली कंपनी थी जिसका बहुत ज्यादा धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं था। जब आप पढ़ते हैं ना पोर्तुगीज के बारे में, पोर्तुगीज का एक हिडन एजेंडा था कि भाई मुझे क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, इसको इसका एक्सपांशन करना है, इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे बहुत कम काम करती थी, उसका यही था कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और अगर कन्वर्जन भी होगा तो वो कन्वर्जन प्रॉफिट के लिए ही होगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कन्वर्जन कराने के फेवर में थी, वो कन्वर्जन कभी भी ऐसा वाला कन्वर्जन नहीं था कि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कन्वर्जन को तब फेवर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धर्मांतरण को तब फेवर किया जब उसको लगा कि ये जो इंडियंस है, अगर ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं तो हम क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन, तो कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट करेंगे, और जब हम इंडिया में रूल करेंगे, होता नहीं है हमारे धर्म वाला है, हमारे ही जाति वाला, हमारी बोली वाला है, हमारी भाषा वाला है, एक कनेक्शन आता है कि नहीं आता है। मतलब मैं साउथ में गई थी, वहां पे मुझे नॉर्थ का कोई मिल जाए तो मैं तुरंत खुश हो जाती थी, मतलब वो एक ह्यूमन नेचर है। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब जोर दिया कन्वर्जन पे, जब उसको लगा कि अगर इंडियंस क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे रूल को कहीं ना कहीं पुश करेंगे, मतलब ये बोलेंगे कि हाँ भाई तुम ठीक है, तुम रूल कर रहे हो। तो यहां पर हमें एक और चीज दिखाई दी कि आगे पता लगता है, ओके एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, तो ठीक है, अभी वो आगे जाएगा, उसको थोड़ा सा हम होल्ड पर डालते हैं। बस यहाँ पर इतनी ही बात बता रहा है कि किस तरह से, एक बार इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर वहां पर मूव करते हैं। तो बस यहाँ पर यही बताया कि किस तरह से सबसे पहले कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई, कि जितने भी हमारे हिंदू या फिर जो मुस्लिम ग्रंथ है उनका किस तरह से अनुवाद कराया जाए। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलना था, बड़े लेवल पर ये चीजें होनी जरूरी थी कि भाई बड़े लेवल पर जो भारतीय ग्रंथ है इनका अनुवाद कराया जाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसे समझ सके। ओके, क्योंकि हमें इन पर रूल करना है, और रूल करने के लिए जितना ज्यादा हम इनके इतिहास को समझ पाएंगे, जितनी ज्यादा इनकी कमजोरियां पकड़ पाएंगे, उतना अच्छे से हम इन पर रूल कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हमें दिखाई दिया 1784 में सबसे पहले कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई।
ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बेसिकली ये जो आपको एशियाटिक सोसाइटीज दिखाई देती हैं, चाहे 1784 का कलकत्ता वाले रीजन की बात करूं मैं, या फिर आगे हमें 1804 में मुंबई में खुलता हुआ दिखाई देता है, आगे 1823 में लंदन में खुलता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसका काम क्या था कि जो भी इंडियन कल्चर रहा है, भारत की जो संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति, जो भी भारत का सामाजिक व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठे करना। ओके, कि क्या था भारत का इतिहास, ठीक है, और उस इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करके अच्छे से भारत पे रूल करना। समझ में आ गया? तो वन बाय वन ये एशियाटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश कराया जाता है, और केवल एशियाटिक है ना, ये एशिया के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं था केवल स्पेशली इंडिया के लिए। तो सबसे पहले तो आपने देखा किस तरह से कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई, और फिर बड़े लेवल पर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, भारतीय ग्रंथों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश किया जा रहा है। और उसके बाद से 1785 में पहले भगवत गीता, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, इन सब का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और इसको ब्रिटिश पढ़ रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, ताकि हम भारतीयों के बारे में अच्छे से समझ पाए है क्या ये एक्चुअली, ठीक है। तो वन बाय वन इस तरह से हमें दिखाई दिए कि एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश हुई, कई बड़े लेवल पर जो इंडियन हमें भारतीय ग्रंथ दिखाई देते हैं, उनका ट्रांसलेशन हो रहा है इंग्लिश में, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के ग्रंथों का। और इन्हीं ट्रांसलेशन के बीच जो विलियम जोन्स था, उसने ये बात सामने रखी कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता लगा कि जो यूरोपीय भाषाएं हैं, यूरोपीय भाषाएं संस्कृति ईरानी भाषाओं से बहुत कुछ मिलती है, कि ये जो भारतीय भाषाएं हैं ना, ये हमें पता लगता है कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यूरोपीय भाषाओं से मिलती जुलती हैं। तो अब जब यूरोपियंस लोगों को ये पता लगा, तो उनका और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि भाई भारत के बारे में पढ़ना चाहिए हमें, क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो उन्हें लगा कि भारत का कुछ इतिहास तो है, तभी हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें यही याद रखना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरेस्ट लेना चालू किया, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंटरेस्ट लेना चालू किया। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन यही था कि अच्छे से इंडिया पे रूल करना है, रूल करने के लिए भाई इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। दूसरा, उन्हें इंडिया के जो हिंदू या मुस्लिम थे उनके सिविल लॉज नहीं पता थे, तो इसके लिए भी वो लगातार जो इनके ग्रंथ थे उसका ट्रांसलेशन करा रहे थे इंग्लिश में। अब अगला जो रीजन हमें, अगला जो इनका जो हिस्टोरियंस थे, इनका जो अगला बोल सकते हैं हमें पड़ाव दिखाई देता है जब ये भारतीयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, वो कब था? 1857 के बाद। अब 1857 के बाद ऐसा क्या चेंज हुआ? क्योंकि 1857 से पहले तक की जितनी भी ये जानकारी ले रहे थे ना, कब से कब तक? 1765 से लेके 1857 तक की जितनी भी जानकारी इन्होंने लिया भारतीय इतिहास में, इसमें ये थोड़ा सा चीजों को आराम से कर रहे थे। इस समय क्या रीजन था कि भाई थोड़ा भारत के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें इन पे रूल करना है, इनके पर्सनल लॉज जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ का जुडिशरी भी मैनेज करना है। इस एजेंडे के साथ ये काम कर रहे थे। लेकिन 1857 के बाद एक बड़ा चेंज आया। अब वो बड़ा चेंज कैसे आता है? क्योंकि 1857 के बाद हमें 1857 में रिवोल्ट दिखाई दिया, जिसे आप बोलते हैं सिपाही विद्रोह, या फिर इसे कहा जाता है सिपॉय म्यूटिनी। ओके, सभी को पता होगा 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, बोलते तो है सिपाही विद्रोह, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे रीजंस थे इस रिवोल्ट के पीछे, इस विद्रोह के पीछे, ठीक है। हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, होल्ड पे डालेंगे, बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1765 में सबसे पहले बंगाल को कॉन्कर करती है, वन बाय वन ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बाकी क्षेत्रों को जीतना चालू करती है। तो बंगाल के बाद हम देखते हैं अगला नंबर मैसूर आएगा, मराठा आएगा, इधर कर्नाटक हैदराबाद पे ऑलरेडी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बना हुआ था, फिर अवध को कॉन्कर कर लेती, फिर इधर चले जाती है सिख राज्यों तक, और 1856 तक, मतलब 1765 से लेके 1856 तक हमें पता लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट को कॉन्कर कर लिया था, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और इन सारे क्षेत्रों को जीत रही थी। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी यही मेंटेन करने वाली थी, टैक्स और रेवेन्यू भी खुद ही वसूलने वाली थी, लेकिन बस टैक्स रेवेन्यू वसूले जा रही है, जितना हो सके भारत से लिए जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन नहीं कर रही है, ना हेल्थ पे ध्यान दे रही है कि कुछ हम इन पर, इनके हेल्थ पर इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, इंफ्रा पे इन्वेस्ट करें, कुछ नहीं, ना एग्रीकल्चर पर, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना बुनियादी ढांचा, किसी पे कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो वही भारतीय जो है धीरे धीरे क्या होंगे? व्याकुल होंगे, परेशान होंगे,
कृषक है वो परेशान है, अकाल पड़ रहा है, लगान देना पड़ रहा है, आम आदमी जो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, और कई सारे राजा महाराजा जिनके लगातार क्षेत्र छीने जा रहे हैं, और जो ब्रिटिश के अंडर में क्लैरिकल लेवल की जॉब कर रहे थे या जो सेना में काम कर रहे थे, उनके साथ भी अलग ही लेवल का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उन सबका मिला जुला इंपैक्ट क्या पड़ा, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया विद्रोह, और विद्रोह होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अब हम इंडिया में खत्म करते हैं, और फाइनली 1858 से क्राउन रूल इंडिया में चालू हो गया, यानी महारानी के नाम पे भारत में शासन की शुरुआत हो गई। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ब्रिटिश बहुत ही चालाक थे, मतलब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसको उन्होंने हल्के में नहीं लिया। वो समझ चुके थे कि भाई भारतीय विद्रोह कर सकते हैं, और 1857 के रिवोल्ट को दबाने में अच्छा खासा समय लग गया, जबकि भारतीयों के पास उस लेवल के हथियार भी नहीं थे, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं थी, उतनी सेना भी नहीं थी, फिर भी ब्रिटिश को अच्छी टक्कर दे दी थी। ओके, और पूरा भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ भी नहीं रहा था अभी, फिर भी ब्रिटिश को अच्छी टक्कर मिली थी। तो ब्रिटिश के लिए ये एक अलर्ट था कि भाई अगली बार ऐसी घटना ना हो। तो अगली बार ऐसी घटना ना हो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, भारतीयों के समाज, इनके रीति रिवाज, इन सारी चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इवन ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 के पहले आप देखते हैं कई सारे समाज सुधारक हमें भारत में एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो समाज सुधारक थे उन्होंने कई सारे समाज में सुधार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे समाज सुधार किए भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको केवल ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए था। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, अब हम इनके समाज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले हम इनके समाज को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये कहीं ना कहीं ऐसे रूढ़िवादी लोग जिनकी प्रथाओं को हमने छेड़ा है, वो भी इस 1857 के रिवोल्ट में हमारे खिलाफ खड़े थे। तो 1857 के रिवोल्ट के पहले जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, वो इसलिए कि भारत में हमें प्रशासन करना है, तो हमें यहाँ के सारे लॉज वगैरह पता होना चाहिए, इनके पर्सनल लॉज वगैरह ये सब पता होना चाहिए। लेकिन 1857 के बाद जब ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, वो इस पर्पस से कि भारतीयों के बारे में पता रहे, ताकि इन पर हम अच्छे से रूल कर सके। समझ में आया? तो बस यही था कि 1857 के विद्रोह के बाद हमें पता लगता है कि ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि भाई हमें विदेशियों पे शासन करना है, विदेशी मतलब भारतीयों पे शासन करना है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका पॉजिटिव, इनका नेगेटिव, इनका इतिहास, सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि गला पकड़ के अच्छे से हम इन पर रूल कर पाए। समझ में आ रहा है? और इसी वजह से हमारे रीति रिवाज, हमारे सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बड़े लेवल पर इंटरेस्ट लेना चालू किया। साथ ही क्रिश्चियन मिशनरी इस समय एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और पहली बार ब्रिटिश, हमें पता लगता है 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें पहली बार ब्रिटिश ने बोला था कि क्रिश्चियन मिशनरीज, ओपनली बोला था कि आए भारत में आके कन्वर्जन कराए। अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भी हमें पता लगता है कि भाई जानना चाहते थे भारतीय संस्कृति के बारे में, ताकि उन्हें पता लगे कि भारत का ये इतिहास रहा है, और जब ये इतिहास रहा है, ये धर्म रहा है, तो वो उस धर्म में कोई कमी निकाले, और कमी निकाल के फिर क्या बोले कि भैया तुम्हारा तो धर्म खराब है, तुम्हारे धर्म में ये बातें बोली गई हैं, ये कमियां हैं, और जब ये हमारी कमी को हमारे सामने रखेंगे, हमारा ब्रेन वॉश करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा आपका धर्म तो सही है, तो हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1857 के बाद ना केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना बड़े लेवल पर चालू किया, इंडिया में अच्छे से रूल करने के लिए, विदेशियों पे रूल करने के लिए, बल्कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है ना, इन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी ज्यादा जानना चालू किया, ताकि हम इनके धर्म के कमजोरियों को उठाए, धर्म के बारे में जान के वहां से कुछ कमजोरियां निकाले और इन पर दबाव बना के इनका हम कन्वर्जन करा सके। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? और इन दोनों रीजन को ध्यान में रखते हुए अब एक्टिव हो जाएंगे ब्रिटिश, और बड़े लेवल पर हमें पता लगता है कि मैक्स मुलर ने बड़ी संख्या में क्या कराया था, विशाल मात्रा में भारतीय प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया। हालांकि इसके साथ साथ, क्योंकि ये औपनिवेशिक काल था, तो ब्रिटिश केवल इंडिया ही नहीं, एशिया के काफी सारे रीजन्स पर वो रूल कर रहे थे, और ये अप्रोच अब वो सबके साथ चलाएंगे कि भाई सबके ही ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी होगी, और हमें तो इनका लैंग्वेज आता नहीं, स्क्रिप्ट आता नहीं, तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैक्स मुलर ने इसके बाद से बड़े लेवल पर जो भारतीय ग्रंथ है उनका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, और इसके अलावा कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी है जिसका हमें ट्रांसलेशन दिखाई देता है इस टाइम पीरियड में, लेकिन जो बड़े लेवल पर था वो भारतीय ग्रंथों का हमें दिखाई देता बड़ी संख्या में। ओके, क्लियर हो गया? अब ट्रांसलेशन हुआ,
ट्रांसलेशन होने के बाद से, मतलब भारतीय ग्रंथों के बारे में इन्होंने पढ़ा और पढ़कर क्या बताया, कैसा हमारा इतिहास लिखा, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। इन्होंने भारतीय इतिहास ऐसा कुछ लिखा हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ के, क्योंकि यही हमारी सरकार बन के बैठे हुए थे, इन्हीं के हिस्टोरियंस थे, और वो हिस्टोरियंस को इसी पे लगाया था कि भाई तुम्हें ऐसा इतिहास बनाना है जिससे भारतीयों को कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो पे चला जाए कि अच्छा हम तो कुछ थे ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं, मतलब आपको अपने इतिहास पे कब गौरव होता है, जब आपको उसके बारे में पता लगेगा ना। लेकिन यहां पर ऐसा इतिहास बताया गया था कि भारतीयों के अंदर में हीन भावना आ जाएगी। ओके, तो ये था टोटल निष्कर्ष जिसके बारे में आपको पढ़ाने वाली हूं। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है उन्होंने ये बोला कि प्राचीन भारत के जो लोगों का इतिहास है, हमें जब इस इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत के जो लोग थे ना, इन्हें तिथि का ज्ञान ही नहीं था, इनको एक्चुअल डेट्स वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इनका ऐसा कहना था कि प्राचीन भारत के जितने लोग थे एंशिएंट टाइम पीरियड के, इनको एग्जैक्ट डेट तक नहीं पता था, इनको कालक्रम तक नहीं पता था। इन्होंने बोला हमने तुम्हारे इतिहास की पुराने ग्रंथों को उठाकर पढ़ा है, वहां पे डेट्स की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि भारतीय स्वेच्छाचारी शासन के आदि रहे। इन्होंने बोला कि भारत में बहुत लंबे समय से, इन्होंने हवाला दिया किसका, एंशिएंट टाइम पीरियड के रूलर्स का, अशोका हो गए, गुप्ताज हो गए, तो भारत में स्वेच्छाचारी शासन पुराना चलता आया है। तो अगर आप हमारे शासन के खिलाफ हो तो ये तो भारत का इतिहास रहा है, भारत में पहले से ही इसी तरीके से रूल किया जा रहा है, और अपने रूल को इन्होंने क्या ठहराया, वैलिड ठहराया। फिर बोल रहे हैं आध्यात्मिकता, ओके, आध्यात्मिकता और परलौकिक समस्याओं में लिप्त। इन्होंने बोला कि जो भारत है ये पूरी तरह से अध्यात्म की ओर झुका हुआ है। ओके, परलौकिक मतलब इसका कहना था कि अगर हमने भारतीय इतिहास पढ़ा जब, तो हमें पता लगा कि इहलोक की बात ही नहीं है, प्रेजेंट डे समस्या की बात ही नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में सारी बात किसकी की गई है, भगवान की, उस लोक की, जिस लोक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस लोक के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि जब आप लोगों ने परलोक की बात की है, आपने इस लोक की बात ही नहीं की है, आपके इतिहास में पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, इस लोक की, इस जनरेशन की, इस समय की समस्या की कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो भाई परलोक आप देख रहे हो, इहलोक हम देखेंगे। मतलब आपने तो पहले भी अपना जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, ये मैनेज नहीं किया था, यानी कि आपको आता ही नहीं, आप तो परलोक आध्यात्म की बात कर रहे हो। तो हम कैपेबल हैं, हम इहलोक, हम इस सिचुएशन को मैनेज करने के लायक है, इस तरह की बात ये बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि और हमने जब भारतीय इतिहास पढ़ा तो हमें क्या पता लगा, आपका इतिहास तो बहुत सामाजिक भेदभाव से भरा हुआ है, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से आपने भरा हुआ है, और इसके कारण आपका समाज में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। इन्होंने बोला कि भाई आपका समाज तो ऐसा था, जटिलता वाला, छुआछूत कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, जातियों पे जातियां चल रही थी, ऐसा ये ठहरा रहे और हमें हीन दिखा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला राष्ट्रीय भावना तो आपके अंदर कभी थे ही नहीं, और ना स्वशासन का अनुभव था। इन्होंने बोला कब हुआ स्वशासन, इन्होंने बोला कि स्वशासन तो था ही नहीं। मगध महाजनपद, अशोका या मौर्यन हमें दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट मौर्यन दिखाई दे रहा है, गुप्ताज दिखाई दे रहे, पोस्ट गुप्ता दिखाई दे रहे, तो बोल रहे सब में तो राजा महाराजा ही हैं। ठीक है, स्वशासन तो है ही नहीं, गणतांत्रिक व्यवस्था तो है ही नहीं जिसकी आप डिमांड करते हैं कि भाई हम वोट डालें, हम चुने अपना राजा, तो है ही नहीं ऐसा। आपके यहाँ पर तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि लोग चुन रहे हैं, या कोई कानूनी दस्तावेज है, कोई लिखित दस्तावेज है, कोई संविधान जैसा स्ट्रक्चर है, नहीं। इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि ये तो भारत का इतिहास रहा है कि ना तो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, अगर ऐसा होता तो भारत एक होता, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है नॉर्थ में गुप्ताज रूल कर रहे हैं, साउथ में हमें दिखाई दे रहा है कोई और रूल कर रहा है। समझ में आ रहा, वाकटक हो गए। तो ये इन्होंने बोला। और दूसरा बोला स्वशासन तो कभी था ही नहीं, क्या चल रहा था, राजतंत्र ही चल रहा था। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों का विशेष उल्लेख, और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया कि भारतीय इतिहास को हीन दिखाने के लिए इन्होंने ये बोला कि भाई आज आप हमारे शासन को कैसे बोल रहे हो कि सही नहीं है हमारा शासन, हम भी विदेशी हैं, और भारत में आज से नहीं, प्राचीन काल से विदेशी आते रहे हैं। जब हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उन्होंने बोला क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यंस विदेशी हैं, वो आए, वो आकर उन्होंने पूरा यहाँ पे एक वैदिक कल्चर डेवलप किया। आप समझ पा रहे हैं, तो इन्होंने किस तरह से काउंटर किया, इन्होंने विदेशियों को बहुत हाईलाइट किया। जब आप ब्रिटिश हिस्टोरियंस वाले हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत डिटेल से अलेक्जेंडर के इन्वेजन को उन्होंने इतना हाईलाइट किया है। इवन एक बुक का तो पूरा 2/3 पार्ट अलेक्जेंडर का इन्वेजन ही, एक चीजें जितने भी पॉइंटर्स थे ना, सारे पॉइंटर्स जो थे वो अलेक्जेंडर पर ही डाल दिए थे। ठीक है, चाहे हम देखते हैं आगे चल
चल के ईरानी अटैक्स होते हैं, यूनानी अटैक्स होते हैं, शक है, पार्थियंस है, कुषाण है, इंडो ग्रीक्स हो गए, इन सारे इन्वेजन्स को इन्होंने बहुत हाईलाइट किया और इन्होंने बताया कि इंडिया में सब कुछ तो विदेशी लेकर आए और आप कैसे बोल रहे हो विदेशी शासन नहीं है, भारत में तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो हमारा शासन कैसे गलत है। आप समझ पा रहे हैं? तो वही चीजें उठाई जो इनकी काम की थी। इन्होंने भारत के गौरवमय इतिहास को कभी नहीं दिखाया। इन्होंने बात नहीं की कि आप बोल रहे हो कि भाई भारत में स्वशासन नहीं था, भारत में कोई क्या बोलते हैं राष्ट्रीय भावना नहीं थी, ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा था नहीं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने वही वही पॉइंट्स उठाए, अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं था ऐसा, वही वही पॉइंट्स उठाए जो इनके काम के थे और यही इतिहास को पूरा लिख डाला इन्हीं पॉइंटर्स पर रखते हुए। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे पता लगता है विंसेंट आर्थर स्मिथ, इसके द्वारा प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा गया प्रॉपर वे में 1904 में या 1904 में, और इसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस नाम से प्रचलित है। ठीक है, हमें पता लगता है कि यहां पर ना इतिहास के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण होने के कारण इनने पूरी तरह से किसको महत्ता दी, राजनीतिक इतिहास को। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। और इनका कहना था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीतिक एकता थी ही नहीं। इनका कहना था कि भारत में ऐसा कोई भी राजनीतिक एकता या एक भारत वाला कंसेप्ट था ही नहीं। इसमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने डिटेल से लिखा इंडिया की हिस्ट्री और लिखते हुए ये बोला कि आज आप कैसे बोल रहे हो, आज से पहले भी भारत में एकता वाला कंसेप्ट था ही नहीं, आप ऐसे ही बिखरे हुए थे। क्लियर हो गया। और इन्होंने तो अपनी किताब का जो मैक्सिमम पार्ट है ना, 1/3 भाग है, उसमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन को ही डाला हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हैं तो ये किस पर ध्यान दे रहे हैं। ये सारे वही वही पॉइंट बता रहे हैं जो इनके रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इन्होंने जो ध्यान दिया है विदेशी अटैक जो जिन लोगों ने किया था उन पर ध्यान दिया, उनको हाईलाइट किया है। ओके, इंडियन रूलर्स को इन्होंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, जो सामाजिक ढांचा था, उन सब पे नकारात्मक ही बात की है। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कंक्लूजन, कंक्लूड क्या कर रहा है। तो ब्रिटिश ने ऐसा क्यों कहा, भारतीय इतिहास की ऐसी गंदी एक्सप्लेनेशन क्यों की। भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। भाई तुम पे रूल करना है और तुम पे रूल करने के लिए तुम्हें थोड़ा नीचा दिखाना है। जब नीचा दिखेगा तभी तो तुम हमारी अधीनता स्वीकार करोगे। तो इन्होंने भारतीयों को बता दिया कि तुम हो ही ऐसे, तुम लायक ही इसी के हो कि हम तुम पर रूल करें और तुमको सभ्य बनाए, तुम सभ्य हो ही नहीं। तो इसी वजह से इनका उद्देश्य था भारतीय इतिहास की इस तरह से व्याख्या करें कि भारत का चरित्र जो है वो हम इस तरीके का दिखाएं, इस तरीके का डिफाइन करें। रूढ़िवादी है, जातिवादी है, ये सारे तरीके से इंडियन कैरेक्टर को हम डिफाइन करें। प्लस उपलब्धियों को नीचा दिखाना, भारत की उपलब्धि दिखाई नहीं, पूरी तरह से हमें नीचा ही गिरा दिया। भारत में एक छत्र शासन की परंपरा दिखाना और अपने आप को कैसे सर्टिफाइड कर रहे हैं कि भाई अशोका का भी तो रूल था, पूरे पूरे ऑलमोस्ट जो इंडिया अकेले रूल कर रहा था। एक छत्र शासन का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा का सारा पावर है। ठीक है, तो आप कैसे बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो पहले से चला रहा, आपका एंशिएंट है। ओके, अपनी शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया कि भाई भारत में तो पहले से ये व्यवस्था चले आ रही है, तो आज आप डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे हो। और जैसे भारत में अशोका के पास पावर थी, ऐसे ही हमने वॉइसरॉय को पावर दे रखी है, अकेले एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति, तो आप अपोज क्यों कर रहे हो। ये तो आपका एंशिएंट है, ये तो आपका प्राचीन इतिहास है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भारतीय पारलौकिक समस्याओं में वैसे इन्होंने, इनका यही था कि भाई भारतीयों को दिखा देना कि तुम इहलोक के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारे पास केवल क्या है कि तुम परलोक की समस्या सुलझा पाओगे आध्यात्म के द्वारा, और इहलोक की समस्या ना तुम पहले सुलझा पाए थे। तो जब पहले नहीं सुलझा पाए थे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम एक्सपीरियंस लेकर आए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और यहां पर ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। ओके, अगला इनका उद्देश्य क्या था कि इन्होंने दिखाया कि भारत में स्वशासन का अनुभव है ही नहीं, तो आप आज भी स्वशासन कर ही नहीं सकते। पहले भी राजतंत्र था, अब भी आप पर विदेशी आक्रमणकारी हम बनकर आए और हम आप पर रूल कर रहे हैं। तो बेसिकली यही था ब्रिटिश हिस्टोरियंस का एजेंडा कि हिस्ट्री को लिखते हैं और उसमें से वही वही चीजें, पहले इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की, ग्रंथों को पढ़ा, और ग्रंथों को पढ़ने के बाद से उस ग्रंथ से इस तरीके का 18th सेंचुरी की हिस्ट्री लिखकर दे दी, भारत का प्राचीन इतिहास ऐसा लिखकर दे दिया जिसमें इन पॉइंटर्स को हाईलाइट किया गया, भारतीयों को पूरी तरह से इंफीरियर फील कराया गया ताकि हम इन पे अच्छे से रूल कर सके। तो भाई भारतीय भी
हम भी पढ़ लिख गए थे, विदेशों में जाके भारतीय पढ़कर आ रहे थे, और 18वीं सेंचुरी में हमें दिखाई देता है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है। तो जब इन हिस्टोरियंस ने ऐसी बातें लिखी तो वही राष्ट्रवादी, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, और राष्ट्रवादी खड़े हो गए इन हिस्टोरियंस के आगे, अच्छा तुम्हें हम बताते हैं भारत का इतिहास। तो जिस तरह ये भारत के खिलाफ बिल्कुल बोल रहे थे, अब जो अगला हमें दिखाई देता है राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादियों की दृष्टि और इनका योगदान, यानी ये जो राष्ट्रवादी थे इन्होंने किस तरह से भारत के इतिहास को लिखा। तो अब इनका इतिहास ऐसा कुछ होगा कि ये पूरा भारत भारत ही करेंगे। ओके, मतलब बिल्कुल भारतीय भावनाओं में बह जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब ये खड़े होंगे, चुप नहीं रहेंगे, पूरा जवाब देंगे कि कैसे आपने हमारे इतिहास को गलत कहा है, कैसे आपने हमारे इतिहास के बारे में सारी चीजें गलत बताई हैं। तो यहाँ पर हमें पता ही लगता है कि भारतीय विद्वानों ने जब ये सारी बातें सुनी ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक भारी चुनौती बनकर उनके सामने आया। एक तरफ तो उनको ये लग रहा था कि भाई ये इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर रहे हैं, इनका जो मन आ रहा है उस पॉइंटर्स को लिखवा कर दे रहे हैं, सबके सामने दे रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे तक, आप तक सारी जो भी जानकारी है देश विदेश की, वो कैसे पहुंचती है? मीडिया के थ्रू, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, इन्हीं के थ्रू पहुंचते हैं। अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाए जिसका इन सब पे कंट्रोल है, और वो जो चाहे आपको दिखाना चाहे, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज को लेकर एकदम बदल सकता है। आप तक जानकारी ही वो पहुंच रही, तो आपको पता लगेगा ना यही हो रहा है, तभी आप तक वो जानकारी पहुंची। बस ऐसा ही था कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनके लिए बहुत ही ऐसा था कि हाँ, आप हमारी डिग्निटी पे चोट कर रहे हो, आपका जो मन आ रहा है आप इतिहास में लिख दे रहे हो, आपने कितना गलत भारत का इतिहास लिखा है। तो एक तरफ तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे कि आप भारत की छवि को कितना धूमिल कर रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने भारत के वैदिक ग्रंथों को पढ़ा था, और पढ़कर इन्हें पता था कि भाई हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं, हमारे वेद या अन्य जो भी ग्रंथ हैं वो सब क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा इसमें बता दिया गया है। तो एक तरफ तो ये इस चीज से परेशान थे, दूसरी ओर भारत की समाज जटिल हो चुका था इस समय तक। अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं यूरोपियन सोसाइटी से, तो जहां यूरोप में, इंग्लैंड में क्या चल रहा था, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म आ चुका था, वहां पे औद्योगिकरण चल रहा है, वही भारत में सामंती व्यवस्था, वही जटिलता दिखाई दे रही है। तो इन हिस्टोरियंस के लिए दो दो चैलेंज थे। एक तो ये कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो इंडियंस के लिए कहा है उसको हमें गलत साबित करना है, ठीक है, अपने ग्रंथों के बारे में इन्हें एक्चुअल सच्चाई बतानी है। और दूसरा, इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी जटिलता है, इससे भी हमें दूर करना है, क्योंकि ये जटिलता रहेगी तो ये ऐसे ही हम पर रूल करते रहेंगे जब तक हम इस जटिलता से बाहर नहीं निकलेंगे। जात पात, छुआछूत, महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार, इन सब से जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, रूढ़िवादिता से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये ऐसे ही रूल करते रहेंगे, जो मन आएगा वो बताकर। तो इंडियन हिस्टोरियंस ने इन दोनों चैलेंजेस का सामना किया। हमें पता लगता है बहुत सारे उस समय इंडिया के स्कॉलर्स थे जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी ओर हमें दिखाई दिया कि जो इंडियन हिस्टोरियंस है इनके भी दो कैटेगरीज दिखाई देती हैं, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस को जवाब देते हैं। एक कैटेगरी वो जो पूरी तरह से हिंदू पुनर्जागरण की लहर में आ चुकी थी कि कैसे आपने गलत बोला, हम बताएंगे कि एक्चुअली क्या था हमारा प्राचीन इतिहास, हिंदू पुनर्जागरण की तरफ आ गए पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे उस समय के स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख को अपनाया, यानी उन्होंने जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस को जवाब दिया तो वो जवाब वही दिया जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, प्रॉपर एविडेंसेस और तर्क दिए। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भावनाओं में ओतप्रोत होके बोल दिया कि ऐसा था ही नहीं और सब कुछ हमारा अच्छा था, नहीं। जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ वाले हमें राष्ट्रवादी इतिहासकार दिखाई देते हैं, उन्होंने नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्षों को दर्शाया और बोला कि ये था भारत का इतिहास। आप समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया? तो अब इन्हीं हिस्टोरियंस के बारे में यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि भैया ये नाम कैसे याद होगा, आपकी मर्जी, आपको नाम याद रखना है रखिए, नहीं रखना बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल वे में आएगा, आपको बताना होगा कि भाई अगर भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाएगा कि किस तरह से इसकी व्याख्या की गई थी, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस में भी जो राष्ट्रवादी थे और प्रेजेंट डे किस तरह से लिखा जा रहा है, इसके बारे में बताना होगा। तो नाम एक दो याद रखते हैं, ठीक है, फैक्ट आ जाता है, अच्छा लगता है, और नहीं भी तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दो चार बार पढ़ोगे खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। तो अब ये सारे थे राष्ट्रवादी विद्वान जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में बताया, और ऐसा नहीं था कि बताया मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया
जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, प्राचीन किताबें थी, चाहे देसी किताबें थी, चाहे विदेशी भी, बहुत सारे विदेशी भी आए थे इतिहासकार जिन्होंने लिखा है भारत के बारे में, उन किताबों का भी अध्ययन किया। भारत में जो ऑलरेडी किताबें थी, उन पांडुलिपियों किताबों का अध्ययन किया और अध्ययन करके भारत के बारे में बहुत अलग तरीके की व्याख्या की कि तुमने जो कहा है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जैसे राजेंद्र लाल मित्र, राजेंद्र लाल मित्र जो है बहुत न्यूट्रल टाइप के थे। ये तो समझ चुके थे कि ब्रिटिश गलत इतिहास लिख रही है भारत का, तो इन्होंने भारतीय इतिहास को बहुत सही तरीके से सामने रखा है और ये तर्कनिष्ठ थे और मतलब एक तरह से ना ये बिल्कुल न्यूट्रल थे। ऐसा नहीं था कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, प्रॉपर तर्क से इन्होंने बात किया। जो हमारे इंडियन कल्चर का अगर कोई ऐसा पॉइंट था जिसको प्रेजेंट डे खारिज किया जाता है, इन्होंने बोला नहीं ये एग्जिस्ट करता था और ये चीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ को इनके द्वारा प्रकाशित किया गया और बताया गया कि भाई एक्चुअल ये है, रियलिटी ये है, जो ब्रिटिश बोल रहे हैं वो गलत है। एक और जहां इनके द्वारा बताया गया कि प्राचीन काल में लोग गौमांस खाते थे, क्योंकि कुछ ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए जिन्होंने बिल्कुल आवेश में बोल दिया कि नहीं ऐसा था ही नहीं, गाय शुरू से पूजी जाती थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, आज ये गलत करे। तो इन्होंने बताया कि नहीं, प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे एविडेंसेस है जहां पता लगता है कि गौमांस खाया जाता है। तो इन्होंने ये बात बताई, इतिहास को बता रहे थे। दूसरी ओर इन्होंने ये भी बताया ब्रिटिशर्स को कि तुम जो इतना वर्ण व्यवस्था कर रहे हो, एक्चुअली अगर आप भारत के वर्ण व्यवस्था को देखो तो ये काफी कुछ सिमिलर था। कैसा? जो तुम्हारे यहाँ पे श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग प्रथा थी, मतलब काम के आधार पर जो अपने वर्ग बनाए थे अपने देश में, तो ये भी तो वही है जो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था भी तो क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म आधारित था। बाद में उसका रूप जटिल हुआ है ना। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि वर्ण व्यवस्था खराब था, तो भाई आपके यहाँ पर भी तो ये चल रहा था, लेकिन इसका रूप अलग था। वो भी क्या था? श्रम विभाजन पर आधारित जो आपके यहाँ वर्ग बनाए गए थे वो हमारे वर्ण व्यवस्था से मिलते थे। ठीक है, तो इस तरह से राजेंद्र लाल मित्र जो थे, इन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियंस का जवाब दिया। फिर नेक्स्ट दिखाई देते हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने सातवाहन जो थे, जो दक्कन के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर रूल करते हैं, बाद में पाटलिपुत्र पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें पता लगता है सातवाहनों का जो दक्कन का इतिहास था, उस पूरे इतिहास के बारे में डिटेल से व्याख्या की कि भैया आप क्या बोल रहे हो, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमण, भारत का इतिहास खुद अपने आप में इतना धनी है, ये विदेशी थे, सातवाहन भारतीय मूल, हमें पता लगता है। तो भाई इन्होंने कैसे रूल किया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी इकोनॉमी, आप समझ पा रहे हैं। तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इन्होंने बताया सातवाहनों के दक्कन का पूरा इतिहास, वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का इन्होंने पुनर्निर्माण किया कि जो आपने बोला वो गलत है, एक्चुअली ये है रियलिटी। समझ में आ रहा है? साथ ही इन्होंने बताया कि विधवा विवाह का समर्थन, आप बोल रहे हो कि भारत में कुरीतियां नहीं, एंशिएंट टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है, वैदिक टाइम पीरियड में, कि विधवाओं का विवाह कराया जाता था। तो बिल्कुल गलत, जो आप हमारे इतिहास को इतना गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ये बाद में जटिलता आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। विधवा विवाह का पहले भी समर्थन किया जाता था, होती रही है। जाति प्रथा और बाल विवाह की कुप्रथा का इन्होंने खंडन किया कि जैसा आपने जाति प्रथा को बताया है ऐसा था नहीं, बाद में जाके चीजें कॉम्प्लेक्स हुई हैं। और जो आप बोल रहे हो कि बाल विवाह, इवन वैदिक एज में आपको पता है कि बाल विवाह जो है, चाइल्ड मैरिज नहीं प्रचलन हुआ करता था, लड़कियां प्रॉपर पढ़ाई करती थी, ये सारी चीजें थी। तो इन्होंने उन सारी चीजों का हवाला दिया और डिटेल से एक्सप्लेन किया कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सारी चीजें गलत है। इसी तरह हमें दिखाई देते हैं विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री को, उन ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा और पढ़कर बताया, विशुद्ध अनुसंधान किया। मतलब ये सारे लोग जो बातें कर रहे थे ना, तर्क के साथ कर रहे थे, प्रॉपर एविडेंसेस दे रहे थे, अपने ग्रंथों का हवाला दे रहे थे कि तुमने ये पॉइंट्स हाईलाइट किया, लेकिन ये भी एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। और इन्होंने अनुसंधान करते हुए जो संस्कृत के पांडुलिपि थे, मराठा इतिहास के स्रोत थे, उनको 22 खंडों में विभाजित करते हुए प्रकाशित किया। ऐसा कहा जाता है कि भाई इन्होंने लगभग महाराष्ट्र में काफी लंबे समय तक गांव गांव जाकर उन प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद से इन्होंने उसका हवाला दिया, उसको प्रकाशित किया कि ये देखो, ये है एक्चुअली सच्चाई। और काफी डिटेल से इन्होंने भारत में जो विवाह का विकास हुआ था ना, उस पर काफी डिटेल से इन्होंने लिखा था, व्याख्या की थी। ठीक है, तो इस तरह से वन बाय वन भारतीय इतिहास की एक अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। पांडुरंग वामन काड़े की अगर मैं बात करूं तो हमें पता लगता है कि संस्कृत के बहुत ही प्रकांड पंडित थे। तो अब आप समझ गए थोड़ा सा इनका झुकाव किधर होगा, मतलब देश के लिए ज्यादा ही होगा।
जिनके हिस्ट्री और धर्मशास्त्र के सामाजिक नियमों आचारों के बारे में इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से जो हमारे इनकी जो बुक लिखी गई थी हिस्ट्री और धर्मशास्त्र, उसमें बताया कि किस तरह के हमारे सामाजिक नियम थे, किस तरह के हमारे आचार थे। आप आज बोल रहे हो कि भारत में ऐसी सामाजिक जटिलता, लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी जो है बहुत डेवलप स्टेज में हुआ करती थी। ये सारी चीजें इन्होंने डिफाइन की। इसके अलावा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है, उन्होंने अशोक का पूरा इतिहास ही लिख डाला। उन्होंने बताया कि भाई अशोक का इस तरह का गौरवमयी इतिहास था, जो आप अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर रट रहे हो, कुछ भी नहीं था। अशोक ने देखो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, इस तरह की चीजें। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, मतलब ये जितने भी राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इनका एक कैरेक्टर ये दिखाई दिया था कि भारतीय राजाओं को बहुत हाईलाइट कर रहे थे। आप देख रहे हैं जैसे सातवाहन हो गए, या फिर यहाँ पर ये अशोका के बारे में बता रहे हैं। तो ये देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई सारी पुस्तकें निकाल दी कि ये देखो ये पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर था। आप क्या बात कर रहे हो भारत के बारे में कि हमें प्रशासन करना नहीं आ रहा है। ये देखिए अशोका ने इतना बड़ा एम्पायर जो उसको रूल किया था। ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी थे, इन्होंने इन महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य यानी मतलब मानकर चलो आप जो महाभारत हमें दिखाई देता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, वहां से लेके जो पूरा का पूरा गुप्ता साम्राज्य था, पूरा का पूरा उसका इतिहास लिख डाला कि भाई आप क्यों बोल रहे हो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता था, केवल इस क्षेत्र में आया और यहीं तक सिमट कर रह गया। और वो भी बाद में पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो इस रीजन जो अलेक्जेंडर ने जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर, सॉरी मैंने अशोक बोला क्या, अलेक्जेंडर के जीते हुए क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में कैप्चर भी कर लिया था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो बेसिकली हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने पूरा महाभारत काल से लेकर गुप्त काल तक का पूरा इतिहास बता दिया कि ये देखो ये राजा थे, इनका ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। आप समझ पा रहे हैं। आगे पता लगता है आरसी मजूमदार जी, इन्होंने हिंदू पुनर्जागरण का और भी अधिक, मतलब ये जो थोड़े थोड़े आपको हिस्टोरियंस दिखाई देते हैं, इनके बारे में थोड़ा इतना ध्यान रखने की ये ज्यादा ही बहाव में आ जाते थे। मतलब बताते तो थे, ये बताते के क्रम में थोड़ा ज्यादा ही बड़े लेवल पर एक्सप्लेन करने लग जाते थे कि नहीं 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 ऐसा पूरा का पूरा सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। ऐसा नहीं था, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा राष्ट्रवादी बहाव में आ चुके थे, तो आरसी मजूमदार जी के बारे में पता लगता है कि हिंदू पुनर्जागरण का और भी अधिक पुट डाल दिया इन्होंने इसमें, और वो इनके हमें बुक में भी दिखाई देता है। फिर हमें अगले दिखाई देते हैं कि ए नीलकंठ शास्त्री जी। अगर मैं इनकी बात करूं तो हमें पता लगता है कि इसके पहले जितने भी आप राष्ट्रवादी इतिहासकार देख रहे हैं ना, तो ब्रिटिश इतिहासकारों का जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी इतिहासकार सामने आए। इन्होंने ज्यादातर राजाओं पे फोकस किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राजाओं का ज्यादा नाम उल्लेख किया ही नहीं, और जो किया भी वो इस सेंस में कि राजा राजा रूल करते थे, हमारा भी तो वही चल रहा है, तो तुम हमारे खिलाफ क्यों, ऐसा वाला इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये नहीं बताया कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी है, अशोक का एम्पायर, उसका रूलिंग टाइम पीरियड हो गई, और भी बहुत सारी चीजें थी, हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ था, हमारा जो आर्ट डेवलप हुआ था गुप्ता टाइम पीरियड में अपने पीक पर था, वो सब कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है कि इंडिया का जो कल्चर है वो कितना रिच है, ये सब कुछ नहीं बताया था। तो ये जितने भी हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार आए, ये पूरी तरह से भारतीय राजाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन इनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या दिखाई दिया कि इन्होंने भारतीय राजाओं के बारे में बताते हुए केवल नॉर्थ पर ही फोकस किया। आप देख रहे हो ज्यादातर ये नॉर्थ तक ही रह रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आगे हमें एक हिस्टोरियन दिखाई दिए, इन्होंने भी अपनी जो इनकी अर्ली एज की बुक थी उसमें इन्होंने भी नॉर्थ की बात की, लेकिन बाद में थोड़ा सा सुधार लेते हैं इस गलती को। तो के नीलकंठ शास्त्री ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश, पता है कि हमें अधिकांश जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक थे वो दक्षिण भारत पर जाते ही नहीं है। दक्षिण भारत का भी अपना एक बहुत रिच कल्चर रहा है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें पहले ही पॉइंट से बता रखा है कि नॉर्थ साउथ में भी हमें रूलर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिच हमें वहां का भी कल्चर दिखाई दे रहा है, तो हम केवल नॉर्थ पर ही फोकस करते हैं। यहां पर इन हिस्टोरियंस ने भी यही गलती की थी, लेकिन नीलकंठ शास्त्री ने इस गलती को सुधार दिया। कैसे कि जो दक्षिण भारत है उसके इतिहास पर भी इन्होंने व्याख्या की और ब्रिटिश को बताया कि दक्षिण भारत का भी बहुत ही रिच जो है हमें हिस्ट्री दिखाई देता है। ठीक है, राजवंशी इतिहास, राजाओं के बारे में बताया दक्षिण भारत के, जैसे आपको पता है संगम एज हो गया, चोल चेर पांड्य, फिर हमें आगे दिखाई देते हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं पल्लवास हो गए, वाकाटक्स हो गए। ठीक है, फिर आगे हमें 9th सेंचुरी एडी वाले भी चोलास दिखाई देते हैं, तो वो सब ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर मिडेवल का हमें पता लगता है, बहमनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, तो ये बोलते हैं कि दक्षिण भारत में भी इस तरह के बड़े बड़े राजा जो है वो रूल कर रहे थे। तो ये सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिन्होंने अपने हिसाब से हमारे देश की, मतलब अपने हिसाब मतलब कुछ भी नहीं, अपने थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का इतिहास जो उसकी व्याख्या की, प्रॉपर
रिसर्च करते हुए, अनुसंधान करते हुए, ठीक है। तो हमें पता लगता है 1960 तक अधिकांश भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे राजवंशों के इतिहास पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज पता लग रही थी आपको कि जितने भी इतिहासकार थे वो ज्यादातर राजा की बात कर रहे हैं। अशोका हो गया, गुप्ता हो गया, दक्षिण भारत के राजा हो गए। तो मतलब ये इतिहास तो लिख रहे हैं, लेकिन इतिहास क्या है? अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में बात करूं, इतिहास मतलब क्या होता है? वो आया, उसने रूल किया, ये इतिहास नहीं है। वो आया, उसने रूल किया, उसके रूलिंग पीरियड में अब थोड़ा सा हम वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल भी पढ़ते कि भाई उसके रूलिंग पीरियड में समाज कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसे थी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी कैसी थी, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, वहां पर कौन सा धर्म एग्जिस्ट करता था, किस तरीके की धार्मिक व्यवस्था दिखाई देती है, वास्तुकला क्या थी, मूर्तिकला क्या थी, ये होता है एक्चुअली इतिहास। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे ना, ये पूरा एक ही जगह फोकस कर रहे थे, राजा राजा राजा। तो हमें पता लगता है कि 1960s तक का जो हमें हिस्ट्री दिखाई देता है ना, इंडिपेंडेंस के बाद तक के भी ये जो हमें राष्ट्रवादी इतिहासकार दिखाई देते हैं, इन्होंने राजनीतिक इतिहास पर ज्यादा फोकस किया, ठीक है। राजवंशों के बारे में ही ये बताए जा रहे हैं। ओके, और आप पहले के देखते भी होंगे, पहले के बारे में हम सुनते, पहले जो एग्जाम्स होते थे राजा के बारे में ज्यादा फोकस होता था कि भैया वो जो राजा था उसकी कितनी बीवी थी, उनका पर्सनल लाइफ बहुत खदोड़ खदोड़ खुरद खुरद के पूछा जाता था। आजकल आप देखो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पानीपत के बारे में, तो कि बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था, कौन लड़ा था, ऐसा क्वेश्चन नहीं। क्यों पानीपत में ही हमें तीनों बैटल्स दिखाई देते, उसी जगह पर होने का क्या रीजन है? तो अब थोड़े से क्वेश्चंस चेंज हुए। उसका रीजन क्या है कि अब हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बदल गया, क्योंकि इतिहासकारों ने हिस्ट्री को लिखने का तरीका बदल दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि 1960s तक तो केवल राजा राजा पे ही फोकस किया जा रहा था, ठीक है। साथ ही इनके द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों को कम स्थान दिया गया। जैसे पहले ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के जो रूलर्स थे उनकी बात ही नहीं की, अपने हिसाब से इतिहास को लिख दिया। ऐसे ही इन्होंने भी क्या करा है, जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, ऐसा नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारियों का कोई योगदान नहीं था, इन्होंने पूरी तरह से विदेशी आक्रमणकारियों को नेग्लेक्ट कर दिया कि भैया ये किसी काम के थे ही नहीं। लेकिन ब्रिटिशर्स किसी काम के नहीं थे, ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन कई सारे हमें ऐसे विदेशी आक्रमणकारी दिखाई दिए जो ना केवल भारत आए बल्कि भारत आकर भारत के ही बनकर रह गए। वो भारत में इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि आना है, अटैक करना है, लूटपाट करके यहां से जाना, नहीं। वो भारत आए, यहीं बसे, यहीं पर उन्होंने रूल किया और यहीं का विकास किया। तो जो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, इन्होंने इस चीज को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में कुछ बताया ही नहीं, बहुत कम जगह पर थोड़ा बहुत उल्लेख करके इन्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनके नेगेटिव हमें पॉइंटर्स दिखाई देते हैं कि एक तो राजा के बारे में ही बता रहे, हॉरिजॉन्टली बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो विदेशी आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में अपना योगदान दिया, यही के बनकर रह गए, भारतीय बन गए, वो उनके बारे में ये व्याख्या कर ही नहीं रहे, बहुत थोड़ा बहुत कहीं कहीं बता दे रहे, ठीक है। केपी जायसवाल, अब हमें पता लगता है कि ये एक ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार राजवंशों की जो तारीफें की जा रही थी, राजवंशों का केवल हवाला दिया जा रहा था इतिहास में, उसको बदला। तो भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का इन्होंने अंत कर दिया कि बड़े लेवल पर जो भारतीय राजा 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 किया जा रहा था उसको एक तरह से इन्होंने रोका। और इन्होंने बोला कि आप केवल राजतंत्र की बात कर रहे हैं, भारत में गणतंत्र भी एग्जिस्ट करता था। इन्होंने बताया कि भाई आप जाइए हमारे महाजनपद में, 16 महाजनपद थे, वहां पर हमें अलग अलग महाजनपदों में गणतंत्र दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वहां पर राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र भी था। तो केवल आप राजतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, इसकी भी जिक्र करो, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को भी इन्होंने जवाब दिया कि आप बोल रहे थे कि भारत में राजतंत्र ही चल रहा है, गणतंत्र नहीं है। तो ये देखो, एंशिएंट टाइम पीरियड में गणतंत्र या जो रिपब्लिक सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता था। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। तो ये थे राष्ट्रवादी इतिहासकार, इसके बारे में आप समझ चुके, इनके क्या पॉजिटिव पॉइंट थे, इनके क्या नेगेटिव पॉइंट थे, ये समझ लिया। तो हमने जाना कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके इतिहासकार ब्रिटिश हिस्टोरियंस, कब उन्होंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चालू की, तो 1765 से, जब बंगाल बिहार वाला रीजन उन्हें रूल करना था। 1765 से 1857 तक पूरा का पूरा जो वो काम करे, मैं यहाँ पर लिख कर ही बता देती हूँ, ये इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चल क्या रहा है। मतलब कई बार ये चैप्टर पढ़ते हुए ना बच्चा थोड़ा सा भरभरा जाता है कि क्या है ये, नहीं समझ आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भारत का इतिहास है, अगर हम विदेशियों की बात करें, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें, तो हमें पता लगता है कि इन्होंने 2 बार इतिहास में इंटरेस्ट जताया, अलग अलग वजह से। पहला हमें दिखाई देता है 1765 से लेके 1857 तक। इस समय रीजन क्या था कि भारत में ये रूल कर रहे थे, तो इन्हें
भारतीय जो भी न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में भारतीय लोगों के सिविल मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारतीय ग्रंथों में रुचि ले रहे थे। क्लियर हो गया। लेकिन आफ्टर 1857 रिवोल्ट 1858 से लेके हमें पता लगता है कि इनका नजरिया बदल गया। ये अब भारत में अच्छे से रूल कर पाए, विदेशियों जो भारतीय इन पर रूल अच्छे से कर पाए, इसके लिए इन्होंने भारत के इतिहास में इंटरेस्ट दिखाना चालू किया कि भाई इनके इतिहास का एक अलग ही व्याख्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं ताकि इन पर हम अच्छे से रूल कर पाए। प्लस जो कन्वर्जन था वो अच्छे से हो पाए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी इंटरेस्ट लिया हमारे भारत के इतिहास में, एक अलग ही लेवल की हिस्ट्री लिख कर रख दी हमारी 18th सेंचुरी के आसपास। फिर अब इनका जवाब देने के लिए कौन आए? राष्ट्रवादी इतिहासकार आए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पूरी की पूरी व्याख्या जो है वो राजा के शासन यानी कि जो भारत के राजवंश थे उनके इतिहास पे कर दिया। बड़े लेवल पर राजवंशों की बात की जा रही है, अशोका से लेकर गुप्ता के बारे में, सब कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इनकी कमियां थी क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा झुकाव इनका था राष्ट्रवादी भावना की तरफ। तो एक दो कमियां ये दिखाई दे रही है कि एक तो केवल राजवंश की बात कर रहे हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पर क्या है समाज अर्थव्यवस्था उसका कुछ जिक्र ही नहीं कर रहे। दूसरा, इन्होंने विदेशियों को जगह बहुत कम दी है, जबकि उनका भी कहीं कहीं पे हमें रोल दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है, यही है प्रेजेंट डे वाला कंसेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। अब राजनीतिक इतिहास जो राजा के चारों ओर घूम रहा है, अराजनीतिक इतिहास मतलब एक्चुअली उस समय की सभी चीजों पर आपको नजर जब डालोगे उसको बोलोगे अराजनैतिक इतिहास। ठीक है, तो यहां पर हमें दो पर्सनैलिटी दिखाई देती है, एक जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, एक जो भारतीय इतिहासकार थे। इन दोनों ने, चाहे ब्रिटिश इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार जो अभी तक थे, इनसे अलग ये जो इतिहासकार आएंगे, इन दोनों ने राजाओं की जगह या विदेशी आक्रमणकारियों की जगह किसकी बात की? समाज की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, धर्म की बात की, संस्कृति की बात की। आप समझ पा रहे हैं? तो अब जो हिस्ट्री हमें दिखाई देती है ना, वो हिस्ट्री राजतंत्र या विदेशी आक्रमणकारी की बात नहीं करेगी, बल्कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उसकी बात करती है। तो यहाँ पे पहले हमें कौन दिखाई देता है भाई? बैशम दिखाई देता है। हमें पता लगता है कि पहले इसने भी इसी तरह की व्याख्या की थी, लेकिन आगे इसकी पुस्तक आती है, इसकी एक बुक है वंडर दैट वाज इंडिया, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों की इसने बात की। अब केवल एक जगह तक रिजिड नहीं था तो ये भी हिस्टोरियन ब्रिटिश ही, तो बात तो उन्हीं के फेवर में करेगा, लेकिन इसका जो अब तरीका था हिस्ट्री को लिखने का वो थोड़ा सा बदल गया और अलग अलग पक्षों की बात कर रहा है भारतीय सभ्यता की। क्लियर हो गया? और यहीं से शुरुआत होती है राजनीतिक से अराजनीतिक, यानी केवल राजा राजा नहीं बल्कि अब और चीजों पर भी बात होगा, समाज क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था, ये सारी चीजें आगे हमें दिखाई देता है। कौसम्बी जी का इसमें रोल, वो उनकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया है। और इसी क्रम में हमें पता लगता है पहली बार भारत के समाज, भारतीय अर्थतंत्र, भारत की संस्कृति के इतिहास को शामिल किया जाएगा कि उस समय भारत का समाज कैसा था, इसके बाद इस समय समाज में क्या बदलाव आया, इसके बाद क्या चेंजेस आए, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रिलीजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो पहली बार इन्होंने जो है हमें इंडियन हिस्टोरियन दिखाई दी जिन्होंने पूरा का पूरा अप्रोच ही चेंज कर दिया इंडियन हिस्ट्री को लेकर। सभी के समझ में आ गया? और इन्होंने ऐसा नहीं था कि राजवंश को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया, नहीं, इन्होंने बात किया सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, इन सब की बात की, इनको क्या चेंजेस हुए वो लेकर चले और इन चेंजेस के साथ राजवंशों को जोड़ा कि ये चेंजेस इस राजा के समय में ये बदलाव हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट आया तो ये सारी चीजें हो रही है, फिर नेक्स्ट आया तो ये सारी, आप समझ पा रहे हैं? तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पर चीजों को लेकर चली और राजवंशों को भी इससे कनेक्ट किया। समझ में आया? तो ये है एक्चुअल हिस्ट्री जहां पर आपको पूरी समझ विकसित होते हुए दिखाई देती है। क्लियर हो गया? यहां तक आई होप सबके समझ में आ गया होगा। चलो अब आ जाते हैं, कंक्लूड करते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर को। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कहीं डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा डेफिनेटली वहां पर मैं आपके डाउट्स ले लूंगी। और हाँ, एक बार आप बुक रीडिंग करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि 3 विचारधारा के इतिहासकार दिखाई दिए। सबसे पहले हमने बात किया, बहुत डेप्थ में हमें जाना नहीं है, इतना ही हमारे काम का है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात की, वो किस तरह से कितने पड़ाव में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और क्या क्या पॉइंटर्स उन्होंने निकाले। बस वो पॉइंटर्स याद रखना है, वो 5 पॉइंट भी याद कर लो, कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा है इजीली आप उस पे आंसर पूरा आंसर बना लोगे उस पे। ठीक है, फिर जो हमें राष्ट्रवादी इतिहासकार दिखाई दिए, इन्होंने इनके जवाब में क्या बोला, इनका जो मेन पॉइंट था वो किधर फोकस था, प्लस
नेगेटिव जो चीजें होती है ना, जो कमियां होती है, उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि कमी के साथ आप बैलेंस कर पाओगे अपने आंसर को कि राष्ट्रवादी इतिहासकार ने ये बातें बोली है, लेकिन इसके बावजूद इसमें यहाँ पे हमें दो जगह कमी दिखाई दे रही है। केवल राजा राजा कर रहे हैं, विदेशों को जगह भी नहीं दे रहे और हॉरिजॉन्टली कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमने देखा कि यहाँ पर अप्रोच ही चेंज हो गया, चाहे विदेशी था चाहे देसी, दोनों ही इतिहासकार ने अप्रोच चेंज किया और अब राजतंत्र या विदेशी आक्रमणकारी से थोड़ा सा अलग हटके ग्राउंड लेवल पर हिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ पर, कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को कि अगर हम लास्ट जो 40 ईयर्स है हमारे, आखिरी के जो भी हमारे 40 साल गए हैं, इन 40 साल में इतिहास की बात करें कि अब किस तरह के इतिहास की बात की जा रही है, किस तरह से इतिहास लिखा जा रहा है, तो अभी जो 40 वर्ष के दौरान इतिहास लिखा गया है, प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों ने पूरी तरह से इतिहास को लिखने में बड़े लेवल पर चेंज किया है। और वो चेंज क्या है कि ये जो अभी लास्ट 40 ईयर से हमारी हिस्ट्री लिखी जा रही है, ये अलग ही सोच के साथ लिखी जा रही है। और वो सोच क्या है? वो सोच है हमारी सोसाइटी, वो सोच है हमारी इकोनॉमी, वो सोच है हमारा कल्चर। तो अब भारत का समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, राजा के बारे में देखो कितने क्वेश्चन एग्जाम में कम आ रहे हैं और उस पर ध्यान ही, मतलब अब जो मैं हिस्ट्री भी अभी पढ़ाती हूँ तो यही होता है कि राजा वाला शासन चले गए, लेकिन अब ये नहीं पढ़ते कि मौर्यन आया, उसने अटैक किया, रूल किया, ये वाली चीज। वो आया, रूल किया, उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मौर्यंस के पहले कैसी सोसाइटी थी, बाद में कैसे हुई, उसके पहले महिला की स्थिति क्या थी, बाद में कैसे हुई, उसके पहले जाति प्रथा में क्या सिस्टम चल रहा था, छुआछूत या वगैरह, बाद में शूद्रों की स्थिति क्या हुई। और अब मेंस में भी देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है कि बताइए प्राचीन भारत में शूद्रों के स्थिति में क्या परिवर्तन है या किस तरीके से उनकी स्थिति जो है वो परिवर्तित होते हुए दिखाई देती। तो आप पूरा उसमें कहाँ से बताने वाले हो कि जहां से वर्ण व्यवस्था चालू है वहां से पूरा का पूरा गुप्ता एम्पायर तक कि क्या चल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये सारी चीजें वो तभी बता पाओगे जब आपको ग्राउंड लेवल पर चीजें पता है, रूलर्स के साथ साथ नीचे से कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो बस यही है कि अब हम बात कर रहे हैं समाज पे, अब हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था पे, अब हम बात कर रहे हैं संस्कृति पे। लास्ट 40 ईयर से इस तरह की हिस्ट्री पे बात की जा रही है। ठीक है, और इनको ध्यान में रखते हुए जो राजनीति है उसको जोड़ा जा रहा है, उनका कनेक्शन किया जा रहा है। वे अब मूल ग्रंथों के भीतरी स्थिरीकरण को देखते हैं। एक तो ये कि किताब में लिखा हुआ है, जब हमारे राष्ट्रवादी इतिहास का इतिहास लिख रहे थे तो जो किताब में लिखा था वर्ड टू वर्ड उस पर बात कर रहे थे। ये बोल रहे कि नहीं, किताब में तो लिखा है लेकिन उस किताब के साथ साथ हमें उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखना होगा। अतिशयोक्ति से बचना है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि एक्सट्रीम लेवल पर कुछ चीजें लिख दी गई हैं लेकिन एक्चुअली ऐसा था ही नहीं, वो तो उन्होंने लिखा है ना। क्या इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं? हाँ, ऐसा है कि आप बोल सकते हो कि उतने पुराने एविडेंसेस अभी तक कैसे बचे रहेंगे। हाँ, बचे नहीं रहेंगे तो उसी मात्रा में हमें उसको बैलेंस करना होगा। तो अब जो लास्ट 40 ईयर से हिस्टोरियंस काम कर रहे हैं वो ये कि मूल ग्रंथों का भीतरी स्तरीकरण देख रहे हैं और उन्हें पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, जो नृ वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, मतलब साइंटिफिकली भी वो चीजें एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इनको ध्यान में रखते हुए, आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी बोल रहे हैं जो जो किताबों में लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये पॉजिटिव अच्छा है ना, ये हमारी सोसाइटी के लिए है ना। आगे बढ़ते हैं। वहीं अभी भी भाई कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी भी कुछ हमारे अंधभक्त बचे हैं, कुछ ऐसे परिमार्जित उपनिवेशवादी लोग बचे, मतलब अभी भी कुछ ऐसे हैं तत्व जो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा भारत में था, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें दुनिया की वो भारत में ही शुरू हुई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भावनाओं में बहकर कि जितना भी अच्छा चीज है ना वो सब भारत में ही शुरुआत हुआ। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगी कि ये आपको पता होगा, क्या बोलते हैं ये, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक्चुअली जो है एग्जैक्ट इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये मूव करके आया था इंडिया में। ठीक है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा आज भी मानते हैं कि सारी अच्छी चीजें भारत में ही शुरुआत हुई, यहीं से मूव करके गई। ठीक है, तो उसी के लिए बोल रहा है ये किताब का जो आखिरी के जो कंक्लूड कर रहा है वो किताब में यही बोल रहा है कि अभी भी कुछ अंधभक्त बचे हुए हैं और कुछ परिमार्जित उपनिवेशवादी हैं। मतलब अब उपनिवेशवादी ये तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ अच्छा नहीं हुआ था, भारत में कुछ अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी अभी भी वो भारत की व्याख्या कैसे करते हैं कि भारत फिर भी जातिवाद पर आधारित है, भारत फिर भी रूढ़िवादिता पर आधारित है। आप समझ पा रहे हैं? और वो बताते हैं कि इसी की वजह से भारत में ये चीजें जो है गलत होती रहती है और इसी पर आधारित इनका पूरा समाज है। ठीक
ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं बोलता कि भारत में कुछ अच्छा नहीं है, ये अच्छा बताता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत का मूल रूप वही लेकर जाता है कि भाई भारत मतलब अध्यात्म, भारत मतलब रूढ़िवादिता, समझ पा रहे हो, भारत मतलब जात पात, भारत मतलब वर्ण व्यवस्था, ये इस तरीके से भारत को दिखाता है और ये बताता है कि नहीं सब कुछ अच्छा मतलब भारत। समझ में आया है? तो अभी भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन भारत की प्रगति के लिए क्या है कि अच्छा क्या है कि हम इस अप्रोच पर काम करें, ठीक है। हम इन अप्रोचेस पर काम करेंगे तभी हमारे देश के लिए विकास होगा। हम अपना कमी अच्छाई सब जानते हुए ध्यान रखेंगे, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। अपनी पॉलिसीज में नेगेटिव जो होगा उसको पॉजिटिव करेंगे और जो पॉजिटिव होगा उसको हम आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अतः यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा। बहुत सुंदर सा ये चैप्टर था, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हिस्टोरियंस के बारे में जानना जरूरी था और इतना ही जानना है, मोर देन इनफ है। बस इसको ही आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब कभी भी आपसे पूछा जा रहा है इतिहासकारों के बारे में, तो बस आपको ये 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं। सबसे पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे 1765 से 1857 तक किस पर्पस से वो हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद से 1858 से लेके आगे का जो प्रोसेस था वो किस वजह से इंडियन हिस्ट्री के बारे में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे और बड़े लेवल पर इंडिया की हिस्ट्री को उन्होंने लिख डाला, क्योंकि वो अपने शासन को वैध ठहराना चाह रहे थे और भारतीयों के अंदर में अंतर्मन में ये भर देना चाह रहे थे कि भाई तुम लायक ही नहीं हो, ठीक है, तुम बिल्कुल नालायक हो। इस तरीके का वो आपने देखा है, हाथी का बच्चा उसे छोटे बचपन में हल्के से जंजीर से बांधा जाता है और वो तब उस जंजीर को खोलने की कोशिश करता है, मतलब तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचपन के हिसाब से वो जंजीर ठीक ठाक था, वो टूटा नहीं। लेकिन वो बड़ा हो जाता है तब तक उसी जंजीर से उसे बांधा जाता है, लेकिन उसने पहले अफोर्ड कर लिया था तो उसको लगता है कि भाई मैं लायक ही नहीं हूँ, वो टूट ही नहीं पाएगा, वो वही सोचकर आगे तक चलता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रिटिश हिस्टोरियंस भारतीयों के दिमाग में बसा देना चाहते थे कि भाई देखो तुम्हारा इतिहास वो है, तुम पे हमेशा सब विदेशियों ने रूल किया है। तो इतना इंफीरियरिटी भर देना चाह रहे थे कि हम खुद ही समझ जाए नहीं हम लायक ही नहीं है, ऐसा वाला अप्रोच था। फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार है जिन्होंने बोला नहीं भाई तुम ही हो सब कुछ, बाकी कोई कुछ था ही नहीं, तुम ही ने सब कुछ किया है। फिर आया एक बैलेंस अप्रोच, और बैलेंस अप्रोच हमें लास्ट 40 ईयर्स से दिखाई दे रहा है और वो किस पर बेस्ड है। और आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, वो भी इन्हीं पर बेस्ड आते हैं। फैक्चुअल टाइप का जो राजतंत्र वगैरह वाला वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज सीरीज को फॉलो करिए और लगातार जुड़े रहिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और जो भी क्लास में कराया जा रहा है जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करिए। चैप्टर 1 हमने डिस्कस कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस। चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर लिया, मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है उसको किस तरह से लिखा जा रहा है वो हमने जान लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है चैप्टर 3, उसमें हम मिलेंगे जहां पर हम जानेंगे कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमने सारी बातें कहाँ से पता किया, हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह या हमारे जो भी लिटरेरी सोर्सेज है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।